नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे इंडियन पॉलिटी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आज की वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान सभा प्रस्तावना और भाग 1 और 2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगर आप प्रारूप समिति के सदस्यों की बात करें तो टोटल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये संघीय शक्ति समिति और संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो पहले क्वेश्चन का हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या वल्लभ भाई पटेल? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं थे। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ। तो संविधान सभा का जो पहला सत्र शुरू हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। यानी संविधान सभा की जो पहली बैठक आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी और इसमें कुल 207 सदस्य शामिल हुए थे। उसके बाद जो दूसरी बैठक थी वो थी 11 दिसंबर 1946 को। अब देखो, पहली जो बैठक थी, पहला सत्र, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन जो अध्यक्ष थे, इस दिन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने ये अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अभी मैंने आपको बताया, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष, तो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से सर्वसम्मति से संविधान निर्मात्री सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 को। अब देखो, यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी और एक और थे वी.टी. कृष्णामाचारी। तो एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार, तो ये थे बी.एन. राव। बी.एन. राव थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। और संविधान सभा के सचिव ये कौन थे? तो ये थे एच.वी.आर. अयंगर। तो एक क्वेश्चन के साथ दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि जो पॉलिटी है वो मैं आपको पहले ही कंप्लीट करा चुका हूँ। पॉलिटी की जो सीरीज चलाई थी मैंने। अब यहाँ पे जो एमसीक्यू सीरीज है टॉपिक वाइज, इसमें महत्वपूर्ण ये है कि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको मैं कई क्वेश्चन यहाँ पे रिवाइज करूंगा और आपका रिविजन यहाँ पे अच्छे से हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, डॉक्टर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस
भारत था। संविधान सभा के बारे में ये किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस भारत था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन डी, केसी वियर। केसी वियर का कथन था भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? तो ये कथन था दोस्तों केटी शाह का। और किस संबंध में इन्होंने एक कथन दिया था? जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो आते हैं आपके भाग 4 में। तो नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए कहा था केटी शाह ने कि ये बैंक में दिए उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपने सुविधानुसार करता है, क्योंकि ये राज्य द्वारा दिए जाते हैं। अब वो राज्य की मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो उन सुविधाओं को देश के नागरिक को दे या न दे। तो इसलिए इस बारे में ये केटी शाह ने ये कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल किसने बताया था? तो 12 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा केसी वेयर। केसी वेयर ने भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल बताया था। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि प्रारूप समिति के क्या थे दोस्तों? अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति में थे 7 सदस्य। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? अगर प्रश्न बनता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति को पांडुलेखन कमेटी या मसौदा कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। संविधान की उद्देशिका में भारत के लोग भारत को बनाने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। तो यहाँ पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा भारत की उद्देशिका में वो है, भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है कि वह देश जो अपने आप में संपन्न है, अपने निर्णय वो स्वयं ले सकता है। समाजवादी का मतलब ये है यहाँ पे कि यहाँ पे जो समाज में रह रहे लोग हैं सभी को समान दृष्टि से अवसर प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे कोई गरीब वर्ग और अमीर वर्ग नहीं है, बल्कि सभी को समान अवसर यहाँ पे देने का प्रयास किया जाएगा। पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष, यानी कि देश का कोई भी पर्टिकुलर क्या नहीं है, धर्म नहीं है। लोकतंत्रात्मक, यहाँ पे क्या है, जो सरकार होगी उसका निर्वाचन कौन करेंगे, लोग करेंगे। और गणराज्य, यहाँ का जो मुखिया होगा जो देश का, वो निर्वाचित किया जाएगा, न कि वो वंशानुगत नहीं होगा बल्कि उसका निर्वाचन किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। जो प्रस्तावना है भारत की उसमें ये शब्द आपको देखने को मिलते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? जब संविधान का निर्माण किया गया, संविधान बनाते समय आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं था। तो स्वतंत्रता था शामिल, समता भी शामिल था, न्याय भी शामिल था। समाजवादी, जो ये समाजवादी शब्द, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, प्रस्तावना से ये प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। 42वां संविधान संशोधन से, 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं प्रस्तावना से। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। एक था समाजवाद, दूसरा था पंथ निरपेक्ष
पंथ निरपेक्ष, और जो तीसरा शब्द था वो था अखंडता। तो यहाँ पे देखो, जब संविधान निर्माण किया गया तो उस समय जो प्रस्तावना थी उसमें समाजवाद शब्द नहीं था। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, और ये 3 जनवरी 1977 को ये संशोधन प्रभावी हुआ था। तो इसलिए इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा 1956, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम दोस्तों 1956 में पारित किया गया था, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ये किस समिति के प्रस्ताव पर, जो समिति ने सुझाव दिया था उस पर पारित किया गया था? तो जो फजल अली आयोग था जिसका गठन 1953 में किया गया, इसको राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं, और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1955 में। उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था 1956 में। आगे बढ़ते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, वही क्वेश्चन हो गया इसका 1956 होगा। यहाँ पे ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम नहीं बल्कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित किया गया, ये क्वेश्चन है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित किया गया? तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग है ये गठित किया गया था 1953 में, और राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। जो फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसका अध्यक्ष थे फजल अली, और इसके 2 अन्य सदस्य थे KM पाणिकर और HN कुंजरू। आगे बढ़ते हैं, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है आंध्र प्रदेश, जो कि प्रथम भाषाई राज्य बना था। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? तो 1 अक्टूबर 1953, 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तेलुगु भाषी राज्य, यानी तेलुगु भाषा के आधार पर इसको अलग से गठित किया गया था, और यह मद्रास से अलग हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में। देखो, आंध्र प्रदेश तो 1953 में अलग हो गया था, लेकिन उसके बाद फजल अली आयोग यानी राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1953 में ही, और 1956 में फजल अली आयोग के प्रस्ताव पर यहाँ पे राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, जिसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भाषाई तौर पर किया गया, भाषा के आधार पर किया गया 1956 से। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 से। आगे बढ़ते हैं, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान, देखो एक क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत यानी अपनाना, तो वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? तो यहाँ पे 3 शब्द, समाजवादी भी सम्मिलित नहीं था, पंथ निरपेक्ष भी और अखंडता भी, गणराज्य सम्मिलित था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1, 2, 3। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। नेक्स्ट है, संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में केवल एक बार अभी संशोधन किया गया 1976 में, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में केवल एक बार उद्देशिका यानी प्रस्तावना में संशोधन किया गया। वो संशोधन क्या था? तो ये 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इसमें जोड़े गए प्रस्तावना में। नेक्स्ट है, भारत का मूल संविधान कहां प्रकाशित किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून में। देखो, भारतीय सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है देहरादून में, तो यहीं से, देहरादून से भारत का मूल संविधान प्रकाशित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारत का मूल संविधान कहां प्रकाशित किया गया था? तो सर्वप्रथम देहरादून में।
आगे बढ़ते हैं, मसूदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में मसूदा आयोग ने भारतीय संविधान को लिखा था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, मसौदा समिति को ही प्रारूप समिति कहा जाता है। प्रारूप समिति या इसे पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। पांडुलेखन समिति। तो प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति या मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और इसमें टोटल 7 सदस्य थे। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो 7 सदस्य इसमें थे टोटल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। ये भारतीय संविधान की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था? इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या USA के संविधान से? तो क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा डी ऑप्शन, USA के संविधान से। अब देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहां से ली गई है? तो वो भी USA के संविधान से, क्योंकि उद्देशिका जिसे बाद में प्रस्तावना कहा गया, क्योंकि इसी उद्देशिका से ही प्रस्तावना बनाई गई। ठीक है, तो उद्देशिका का विचार लिया गया था USA के संविधान से, यानी अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो जो उद्देशिका यानी प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, उसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि देखो प्रस्तावना जो ली गई है, उद्देशिका जो ली गई है वो विचार लिया गया USA यानी अमेरिका के संविधान से, लेकिन प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द हैं ये लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से। तो इसलिए इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, 28 का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 29वां, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक शहर राज्य बनाया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सिक्किम को एक शहर राज्य बनाया गया 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया और इसके माध्यम से सिक्किम को भारत का एक शहर राज्य का दर्जा दिया गया और इसमें 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। लेकिन बाद में 10वीं अनुसूची को हटाया गया जब 36वां संविधान संशोधन किया गया, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। तो 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से तो सिक्किम भारत का एक शहर राज्य बना था, लेकिन सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना? तो वो बना 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से, और ये 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में। तो दोनों संविधान संशोधन 35वां और 36वां ये सिक्किम से संबंधित है। 35वें के माध्यम से सिक्किम को भारत का एक शहर राज्य बनाया गया और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? संविधान के भाग 2 से या 1955 के नागरिकता कानून से, संविधान की प्रथम अनुसूची में या संसद के विविध अधिनियम में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो नागरिकता अधिनियम है 1955, यानी 1955 के नागरिकता कानून में दोस्तों यहाँ पे संविधान को नागरिकता को प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। भारतीय नागरिकता प्राप्ति करने में मतलब 5 प्रकार से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा या अर्जित क्षेत्र। तो ये 5 प्रकार हैं जिनके माध्यम से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और अगर हम खोने की बात करें तो परित्याग करके, बर्खास्त करके या वंचित करके, इस प्रकार से नागरिकता किसी की भी छीनी जा सकती है। तो नागरिकता प्राप्त करना और खोने के विषय में जो विस्तार से चर्चा की गई है वो है नागरिकता अधिनियम 1955।
क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। तो भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है वो इंग्लैंड से ली गई है। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगर हम नागरिकता की बात करें तो नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक ये नागरिकता संबंधी आर्टिकल है, अनुच्छेद हैं, और ये मैंने आपको डिटेल्स में बता रखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो ये बनाया था 1955 में, और इसे कहा जाता है नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955, जिसमें नागरिकता प्राप्त करने के बारे में और नागरिकता खोने के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है, जानकारी मिलती है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। जब कैबिनेट मिशन प्लान 1946 आया था तो ये इसको आधार बनाया गया था भारत की संविधान सभा गठित करने का। कैबिनेट मिशन दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम कैबिनेट मिशन के बारे में बात करें, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में चर्चा करते हैं। कैबिनेट मिशन भारत यानी दिल्ली कब पहुंचा था? 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 यानी 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष आपको जरूर इसका नोट करना है, तो वो था पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, और सदस्य थे इसके स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये दो इसके सदस्य थे। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा, और मई 1946 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अब इस रिपोर्ट में क्या था? तो ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ का गठन करना, संविधान सभा का गठन करना, जिसमें कुल 389 सदस्यों का इसने प्रस्ताव रखा था कि संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए? 389 सदस्य होने चाहिए। और अंतरिम सरकार का गठन, जिसमें कितने सदस्य होने चाहिए थे? 14 सदस्य होने चाहिए थे। तो संविधान सभा का गठित करने का जो आधार था वो था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, और इसके बारे में ये डिटेल्स आपको जरूर नोट करनी होगी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा कब गठित हुई या किस वर्ष स्थापित हुई? तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कैबिनेट मिशन 1946 इसका आधार रखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा 1946 में ही संविधान सभा का गठन किया गया, और पहली बैठक जो हुई 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक भी हुई, स्थापना भी 1946 में ही हुई। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने कहा था कि भारतीय संविधान का गठन किया जाए, और इसमें कुल कितने सदस्य रखे जाएं? 389 सदस्य। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को। डेट भी आपको नोट करनी है, क्योंकि कई बार डेट पूछी जाती है एग्जाम में। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस। महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। पैट्रिक लॉरेंस जो कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड वेवेल, सर पैट्रिक लॉरेंस या अलेक्जेंडर? तो यहाँ पे देखो, पैट्रिक लॉरेंस तो अध्यक्ष थे, ठीक है। स्टेफोर्ड क्रिप्स ये क्या थे? ये सदस्य थे। और अलेक्जेंडर भी, एबी अलेक्जेंडर, ये भी कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। लॉर्ड वेवेल जो कि जिनका संबंध नहीं था कैबिनेट मिशन योजना 1946 से। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित
किया गया है। तो 38 का अगर हम देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो यहाँ पे भारत की प्रस्तावना में भारत को इस रूप में घोषित किया गया है। भारत क्या है? एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। आगे बढ़ते हैं 39। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है। तो जिस प्रकार से भारत के प्रस्तावना में वो अनुक्रम दिया गया है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है प्रभुत्व संपन्न। तो देखो प्रभुत्व संपन्न ए में भी है और डी में भी है। तो यहाँ पे जो 39 का सही आंसर होगा वो होगा प्रभुत्व संपन्न के बाद समाजवादी आता है और फिर पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, उसमें जो शब्दावलियां दी गई है वो इस अनुक्रम में दी गई हैं। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। निम्नलिखित में कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो अभी आपको बताना है कि इनमें से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। यहाँ पे संविधान प्रारूप समिति के सदस्य ये आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे एन गोपाल स्वामी अयंगार ये थे, जवाहरलाल नेहरू ये नहीं थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये थे और सरदार पटेल ये भी नहीं थे। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड, यानी सी ऑप्शन, आई और द फर्स्ट एंड थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा सी ऑप्शन। अब देखो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के सदस्य हैं, 7 सदस्य मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। बी आर अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद एन गोपाल स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अय्यर। तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी, ये अयंगर है, ठीक है, एन गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एक ही है यानी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर चौथे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। पांचवें जो थे वो थे डॉक्टर के एम मुंशी, के एम मुंशी। छठे जो सदस्य थे वो थे एन माधव राय और सातवें थे टीटी कृष्णमाचारी, टीटी के यानी टीटी कृष्णमाचारी। तो ये 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के, जिनमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 42वां है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार या प्रारूपण हुआ था? तो पूर्ण रूप से तैयारी हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार किया गया था और अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो 42 का बी ऑप्शन होगा। 43 है भारतीय संविधान को अपनाया गया? तो 43 का हो जाएगा सही आंसर भारतीय संवैधानिक सभा द्वारा। तो संविधान सभा थी, उसी के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। 43 का हो जाएगा ए ऑप्शन। 44 है भारत के संविधान को अंगीकृत करने के लिए कौन सी कार्य प्रणाली अपनाई गई? 44 का जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जब यहाँ पे देखो इसे संपुष्टि के लिए जनता के सामने रखा गया, बिल्कुल नहीं। इसे गवर्नर जनरल के पास उसकी सहमति के लिए भेजा गया, नहीं। जब अंतरिम सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो इसे अंगीकृत कर लिया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष और उसके सदस्यों के हस्ताक्षर होने के बाद इसे अंगीकृत किया गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर। 45 है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? तो 45 का जो सही आंसर है वो है 26 नवंबर 1949। 45 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर।
26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था? ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, देखो अंगीकृत यानी अपनाना, ठीक है। 46 से हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली थी, इस दिन संविधान अंगीकार किया गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। इस दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। 46 का हो जाएगा बी ऑप्शन। 47 से भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो यह हुआ 26 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति भी बने थे। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत ये कब अपनाए गए थे? तो 24 जनवरी 1950 को। तो ये दोनों क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया था? तो 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया? इस दिन 1930 यानी 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इसलिए ये दिन इंपॉर्टेंट था और इस दिन की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी को क्या किया गया? संविधान को लागू किया गया। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसी दिन 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? तो 49 का यहाँ पे जो सही आंसर है, जब भारतीय गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने की समय जो संवैधानिक स्थिति वो थी भारत की एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष बाद में जोड़ा गया, समाजवादी भी बाद में जोड़ा गया और केवल प्रजातांत्रिक नहीं था बल्कि एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र ये था 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ। उसके बाद इसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता ये शब्द भी जोड़े गए। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और दोस्तों ये जो सेट 1 है, भाग 1 है इंडियन पॉलिटी का, इसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आज हमने यहाँ पे इसकी चर्चा की और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लेक्चर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।